माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे इस चैनल पे स्वागतम है और स्वागतम रहेगा भी। आज फिर हम लोग देखा जाएगा 3 मार्च का देखा जाएगा जो पेपर में आने वाला है बायोलॉजी के अंतर्गत देखा जाएगा 10 टॉप 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखा जाएगा, जो आप लोग को 2 नंबर से लेकर के 5 नंबर के बीच में पूछता रहता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के पेपर में। जो पेपर में आप लोग को 5 नंबर का बहुविकल्पी एक क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग हमारी सेक्शन सीरीज में जुड़ करके और अच्छा से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग का जितना भी दीर्घ उत्तरीय अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, लघु उत्तरीय को छोड़ करके बहुविकल्पी को छोड़ करके सारा क्वेश्चंस इसी से देखने को मिलेगा। क्योंकि टॉप 10 क्वेश्चंस बताया जाएगा जो आप लोग के पूरा संपूर्ण चैप्टर के अंतर्गत उसमें से छांट करके इसमें बताने की कोशिश किया गया है। तो आप सभी लोग हमारे सेक्शन सीरीज में जुड़ करके और अच्छा से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के पास टाइम ही नहीं है। क्योंकि 3 मार्च को पेपर है और शायद आप लोग का पेपर ये मॉर्निंग में होने वाला है। तो आप सभी लोग अच्छा से जुड़ जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और इसमें आप लोग को चित्र भी बताया जाएगा, साथ ही साथ चित्र भी बताया जाएगा कैसे आप लोग को चित्र बताना है और कैसे बनाना और कैसे लिखना है और कैसे याद करना है। तो टोटल 10 प्रश्न देखा जाएगा जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रश्न 1 को देखा जाएगा, जिसमें प्रश्न 1 के अंदर भी आप लोग को कई प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए निम्न में से अंतर लिखिए, जैसे प्रश्न 1 हो गया कि उभय लिंगाश्रय तथा एक लिंगाश्रय, 2 प्रश्न इसमें हो गया। और दूसरा कि असंग जनता और अनिषेक फलन, 2 प्रश्न इसमें हो गया। और थर्ड इसमें होगा कि आभासी और अनिषेक जनित फल क्या है, प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। ऐसे आप लोग को प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें पेपर में 2 ऑप्शन करके देता है, एक ऑप्शन में और एक वैसे पूछता है। तो 2 प्रश्न पूछता है, जिसमें से एक प्रश्न आप लोग को लिखना रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आसान से आसान भाषा में देखा जाएगा। और आप सभी लोग जो भी मॉडल पेपर उसको देखिएगा, उठा करके सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए। उसमें देखिएगा कि जो प्रश्न बताया जाएगा 10 कितना बार पूछा जा चुका है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। तो निम्न में अंतर लिखिए, तो उभय लिंगाश्रय एक लिंगाश्रय। तो इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, उभय लिंगाश्रय का मतलब क्या होता है। और आप लोग कोशिश कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि जो हम रेड पेन का यूज किए कापी में, आप लोग कापी में रेड कलम मत चलाइएगा, ब्लू एंड ब्लैक कलम चलाइएगा। तो उभय लिंगाश्रय का मतलब होता है जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं, तो ऐसे पौधों को एक क्षयक यानी उभय लिंगाश्रय कहते हैं। यानी एक ही पौधे पर नर तथा मादा दोनों को देखने को मिलेगा। और एक लिंगाश्रय किसे कहते हैं, यानी नर और मादा दोनों भिन्न भिन्न पौधे पर लगे होते हैं, उसे ऐसे पौधों को द्विक्षयक कहते हैं, यानी अलग अलग होता है। इतना आसान और इतना सिंपल भाषा में, यानी एकदम लैंग्वेज यानी सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को लिखना है। और असंग जनता क्या होता है, असंग जनता यानी कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में जो युग्मक संलयन होता है या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं तथा इनकी अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। देखिएगा, यानी बिना युग्मक संलयन से कोई पौधा का निर्माण नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो असंग जनता होता है, कभी कभी पौधे के यानी बिना युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन से ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो असंग जनता कहते हैं। और अनिषेक फलन का मतलब ये होता है कि अंडाशय से बिना निषेचन के, यानी इसमें निषेचन की प्रक्रियाएं नहीं होती है। अनिषेक फलन में, पार्थेनोकॉर्फी में, यानी अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। और इस क्रिया से बनने वाले फल को अनिषेक जनित फल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे अंगूर वगैरह भी हो जाता है। तो देखिएगा, इतना आसान भाषा में आप लोग को बताने की कोशिश किया जा रहा है। तो आप सभी लोग याद कीजिएगा अच्छा से, और इसको याद का करना एक कहानी के माध्यम से सुनते रहिए और याद करते रहिए। तो चलिए असंग अनिषेक फलन तक हो गया, अब आभासी फल को देखा जाएगा। तो आभासी फल के बारे में देखा जाए, आभासी फल क्या होता है। तो कुछ फलों के निर्माण में जो पुष्प के अन्य सहायक चक्र होते हैं, जैसे बाह्य दलपुंज होता है, पुष्पासन होते हैं, आदि भी भाग लेते हैं, तब ऐसे फलों को आभासी फल कहते हैं। यानी कोई ऐसा फल है जिसमें सहायक चक्र भी भाग ले, यानी पार्टिसिपेट करे, तो ऐसे फलों को आभासी फल कहते हैं। ये आप लोग का 1 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड वाले क्वेश्चंस को देखा जाएगा, जो आप लोग को टोटल 10 क्वेश्चन बताने की कोशिश किया जाएगा इस वीडियो में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न संख्या 2 में देखा जाएगा, देखिए इसमें कितना प्रश्न बताया गया है।
1 2 3 4 5 6 7 8 यानी प्रश्न संख्या 2 में 8 प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। तो देखिए प्रश्न 2 में देखा जाएगा कि आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। आप लोग को इसका जो चित्र यानी डायग्राम होगा वह भी आप लोग को बताया जाएगा इस वीडियो में। और द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए। नर और मादा युग्मकों को संयोजन का वर्णन कीजिए। द्विनिषेचन को परिभाषित कीजिए उपयुक्त चित्र द्वारा। आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है? आवृतबीजी पौधे के द्विनिषेचन की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। दोहरा निषेचन क्या, इसकी खोज किसने की? इतना आप लोग को क्वेश्चन है एक प्रश्न में। तो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन इसमें से पूछेगा तो आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के 5 नंबर की क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो चलिए इसको कैसे आंसर लिखा जाए देखा जाएगा। तो इसमें हेडिंग डाला जाएगा कि द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन जो एक ही बात होता है। तो पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक एक ही नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं और भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है और यह क्रिया वास्तविक युग्मक संलयन है। इस प्रकार की क्रिया को निषेचन कहते हैं। दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वितीय केंद्रक की ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है। यह क्रिया त्रिसंयोजक कहलाती है। इस समय भ्रूणकोश के अंदर निषेचित अंड कोशिका तथा त्रिसंयोजी, ऐसे आप लोग को इसका आंसर लिखना है और अभी इसका डायग्राम बनाया जाएगा जो बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, पहले इसे कंप्लीट किया जाए। तो केंद्रक के अतिरिक्त सभी केंद्रक अथवा कोशिकाएं धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं, यानी जो मिलता है उसके बाद धीरे धीरे वो कोशिकाएं भी लुप्त हो जाती हैं। यहाँ एक ही भ्रूणकोश में 2 संलयन होते हैं, तो यह क्रिया द्विनिषेचन कहलाती। इसकी खोज नवासीन ने की थी। यानी इसमें क्या होता है, जैसे डायग्राम बनेगा कि जैसे आप लोग का ये अंड कोशिकाएं होती हैं, इसमें 3 कोशिकाएं, यहाँ पे 3 कोशिकाएं लगी होती हैं, जिसमें से इसे सहायक कोशिकाएं बोला जाता है। प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये सब सहायक कोशिकाएं होते हैं। जो बीच वाला होता है इसे अंड कोशिकाएं बोला जाता है। और यहाँ से एक आकर के बीच में आ जाएगा जिसे द्वितीयक केंद्रक बोला जाता है। द्वितीयक केंद्रक देखिएगा आप लोग के इस वीडियो में साइड में अभी आप लोग के एक डायग्राम आएगा, आप लोग वहां से उसे रीड कर लीजिएगा और बना लीजिएगा, क्योंकि पेपर में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा IMPA क्वेश्चंस। तो यही जो द्वितीय केंद्रक होता है इसी की वजह से इसे द्विनिषेचन कहलाती, यानी द्विनिषेचन बोला जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टिप्पणी लिखना है किसके बारे में, तो प्लेसेंटा के बारे में टिप्पणी लिखी। यानी प्रश्न 3 है कि प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखी है। तो चलिए इसका टिप्पणी लिखने की कोशिश करते हैं। तो प्रोटोथीरियम स्तनधारी है। देखिए प्रोटोथीरियम भी स्तनधारी को बोला जाता है और अंड प्रजक भी बोला जाता है। तो प्रोटोथीरियम स्तनधारी अंड प्रजक जंतु होते हैं, अतः इनकी भ्रूणीय झिल्लियां इनके सरीसृप पूर्वजों के समान होती है। मेटाथीरिया मार्सुपिल्स तथा यूटीथीरिया स्तनियों में भ्रूण का विकास माता के गर्भाशय में होता है। अतः इनमें माता तथा भ्रूण के रक्त के मध्य विभिन्न पदार्थों के विनिमय यानी ट्रांसफर हेतु भ्रूण की भ्रूणीय झिल्लियां मुख्यतः जरायु एवं अपरा पोशिका गर्भाशय दीवार के निकट स्थित होती है। भ्रूण की भ्रूणीय झिल्लियों एवं स्त्री की गर्भाशय श्लेष्मिका से मिलकर बनी संयुक्त संरचना तथा जिसके द्वारा भ्रूण तथा माता के बीच रक्त के बीच विभिन्न पदार्थों का विनिमय होता है, उसे अपरा यानी प्लेसेंटा कहलाती है। ऐसे आप लोग को प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखना है, तो ऐसे डिटेल में आप लोग लिखिएगा। तो आप लोग के साथ 2 नंबर की क्वेश्चन की 3 नंबर की क्वेश्चन है आप लोग को यहाँ से देखने को मिल जाएगा, जो आप लोग को 2 या 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग को हो गया 3 प्रश्न। अब चौथे प्रश्न को देखते हैं, जिसमें सभी आप लोग के पास 7 प्रश्न टोटल बचा है। तो आप सभी लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा और अच्छा से इस वीडियो को देखिए और अच्छा से क्वेश्चंस को पढ़िए और सभी क्वेश्चंस का आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा।
तो प्रश्न 4 में देखा जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोस्ट आईएमपी है। एक जितना भी क्वेश्चंस आप लोग को 10 क्वेश्चंस बताया जाएगा, ये मोस्ट आईएमपी और आप लोग के 2025 के बोर्ड एग्जाम में यहीं से आना है क्वेश्चंस को। क्योंकि देखिए, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए और वृषण के 2 प्रमुख कार्य लिखिए, यानी नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र इसी वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। तो आप लोग हमारे इस सेक्शन सीरीज में जुड़ करके और हर एक क्वेश्चन के आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा कि मनुष्य का जो नर जनन तंत्र होता है शरीर के श्रोणि क्षेत्र यानी पेल्विक रीजन अवस्थित में होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अंग आते हैं। अब कौन कौन से आते हैं सबको डिटेल में देखा जाएगा। जैसे प्रथम यानी फर्स्ट नंबर पे वृषण आता है, तो वृषण के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लिया जाए और आप लोग ज्यादातर लिखने की कोशिश कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि लिखने पर ही नंबर आप लोग को दिया जाता है। तो वृषण के बारे में, जैसे नर में एक जोड़ी वृषण होता है जो थैलीनुमा वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित होता है और प्रत्येक वृषण 3 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा एवं अंडाकार संरचना होती है और इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में स्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलती है। नलिकाओं में शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु बनते यानी स्पर्म बनता है। शुक्रजनक नलिकाओं के अतिरिक्त पिंडक के ऊतक के रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु तथा अंतराली कोशिकाएं भी होती हैं। अंतराली कोशिकाएं ही लीडिंग कोशिकाएं कहलाती हैं। जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं लीडिंग कोशिकाएं कहलाती हैं और लीडिंग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच और अंतराली कोशिकाएं उत्तेजक हार्मोन यानी आईसीएचएस यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नियंत्रण में नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एवं अन्य एंड्रोजन हार्मोन्स का श्रावण करती है और ये हार्मोन नर लक्षणों का निर्धारण तथा शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। ऐसे आप लोगों को इसका आंसर बोर्ड कॉपी में लिखना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग को अभी इसी क्वेश्चन के लास्ट में आप लोग के स्लाइड से अभी एक डायग्राम आएगा आप लोग के माध्यम से, तो आप लोग उस डायग्राम को देख करके उसे याद करिएगा, उसके नाम को बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दूसरे नंबर वाले को पहले देखा जाए। तो दूसरा नंबर पे आ जाएगा वृषण कोश। वृषण कोश यानी टांगों के बीच में लटका जो थैलीनुमा कोश होता है जिसमें दोनों वृषण स्थित होते हैं, वृषण कोश कहलाता है। और थर्ड नंबर पे शुक्रवाहिकाएं को देखा जाएगा। ये रोमाभी स्तंभी कोशिकाओं की एकल उपकला से आश्रित नलिकाएं होती हैं जो 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं हैं जो वृषण जालक से निकलती हैं तथा वृषण के पश्च सतह पर एक लंबी नलिका एपिडिडाइमस में खुलती है। ऐसे आप लोग को लिखना है। तो चलिए और हेडिंग को देखा जाए, क्योंकि आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का पूछा जाता है। तो चौथे नंबर पे देखा जाएगा एपिडिडाइमिस, जिसे अधिवृषण भी बोला जाता है। इसे अधिवृषण भी बोला जाता है। तो एपिडिडाइमिस के बारे में देखा जाएगा कि प्रत्येक वृषण में शुक्रवाहिकाएं परस्पर संलयन करके एक वाहिनी बनाते जिसे अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस कहते हैं। एकदम आसान भाषा में छोटा से छोटा लिखना है और ज्यादा लिखना है आप लोगों को। शुक्रवाहिनी के बारे में देखा जाएगा 5वां हेडिंग, इसे डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं। प्रत्येक वृषण के पुच्छ अधिवृषण से लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी सीधी नलिका निकलती है जिसे शुक्रवाहक नली कहते हैं। यह मूत्राशय के पश्च सतह के ऊपर से जाती है जहाँ यह शुक्राशय वाहिनी से जुड़कर स्खलन वाहिनी बनाती है। ऐसे आप लोग को लिखना है। और नेक्स्ट हेडिंग शुक्राशय को देखा जाएगा 6वें नंबर पे कि ये एक जोड़ी मांसल ग्रंथिल थैली के आकार की संरचनाएं होती हैं जो मूत्राशय एवं मलाशय के मध्य स्थित रहती हैं। प्रत्येक शुक्राशय से अनेक अंधवर्ध निकले होते हैं जिनकी ग्रंथिल कोशिकाओं से शुक्रिय तरल का स्राव होता है। यह तरल वीर्य का अत्यधिक भाग बनाता है। ऐसे आप लोग देखिएगा। और नेक्स्ट हेडिंग को देखते हैं 7वें नंबर हेडिंग को अब देखा जाएगा स्खलन वाहिनी के बारे में। यानी प्रत्येक शुक्राशय से एक स्खलन वाहिनी निकलकर प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग से मिलकर एक मूत्रजनन नलिका बनाती है। ऐसे आप लोग लिखिएगा। और फिर इसमें नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा नरजनन तंत्र में 8वां हेडिंग मूत्र मार्ग, यानी मूत्राशय से एक वाहिनी निकलकर मूत्रजनन छिद्र द्वारा शिश्न के शीर्ष पर बाहर खुलती है जिसे मूत्र मार्ग बोला जाता है। और 9वां हेडिंग ये लास्ट है इस प्रश्न का, शिश्न, यानी यह त्वचा से ढका रहता है। त्वचा का जो भाग शिश्न के अगले भाग यानी अर्थात शिश्न मुंड यानी जिसे छेद कहते हैं।
तो आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है। और स्लाइड अभी आप लोग के इसी साइड में राइट साइड में आप लोग का भी डायग्राम दिखाया जाएगा, फिर वहां से आप लोग उसे याद कर लीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग का डायग्राम बहुत ज्यादा अनिवार्य है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब 5वें प्रश्न को देखा जाएगा, प्रश्न संख्या 5 को। देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। ये आप लोग के 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी मोस्ट आईएमपी करके क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चंस का आंसर देखिएगा, बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा इसमें, क्योंकि मनुष्य के मादा जनन तंत्र का वर्णन करना है। इसमें देखिए इसमें भी 4-5 प्रश्न को बनाया गया है। जो प्रश्न 5 के अंदर 5 प्रश्न बनाया गया है कि मनुष्य के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए और अंड निर्माण की क्रिया समझाइए, मानव के मादा जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। आप लोग के भी साइड में एक चित्र बताया जाएगा लास्ट में, और इसके 2 अंगों का कार्य का वर्णन कीजिए। स्तन ग्रंथि के बारे में भी बताना है, और स्त्री जनन तंत्र के बारे में बताना है, और काट कानी नामांकित चित्र बनाना है, यानी आरेखित काट का। तो आप सभी लोग इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा जय भीम लिख करके और आप लोग एक नीला दिल बना दीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखना है, चलिए इसको बताया जाए। तो इसका आंसर में पहले हेडिंग डालिएगा मादा जनन तंत्र, यानी मादा यानी स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय आता है, और एक जोड़ा अंडवाहिनी आता है, और एक गर्भाशय आता है, और एक गर्भाशय ग्रीवा आता है, और एक योनि और बार्तोलिन की ग्रंथियां आती हैं, जो बाह्य जननेंद्रिय शामिल होते हैं, जो श्रोणि क्षेत्र में होते हैं। जनन तंत्र के सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप में संयोजित होते हैं, जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग यानी निषेचन, सगर्भता, शिशु जन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। ऐसे आप लोग को लिखना है मादा जनन तंत्र के बारे में। और नेक्स्ट हेडिंग अंडाशय को देखा जाएगा कि अंडाशय स्त्री की प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। आप लोग के अलग से भी एक क्वेश्चन बनता है कि मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन होता है, तो अंडाशय होता है, जो स्त्री युग्मक और कई स्टेरॉइड हार्मोन उत्पन्न करते हैं। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई से 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है लंबाई, और यह श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायुओं द्वारा लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा होता है। तो मादा जनन तंत्र के बारे में देखा जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग इसमें बनाने की कोशिश किया जाए। इसमें नेक्स्ट हेडिंग अंडवाहिनी के बारे में देखा जाएगा कि अंडवाहिनियां गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती हैं। प्रत्येक डिंबवाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है, और अंडाशय के ठीक पास डिंबवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा कीप के आकार का होता है। यानी इसमें फैलोपियन ट्यूब का जितना भी पार्ट होता है सबका नाम लिख दीजिएगा, जैसे इस्थमस, एम्पुला, फिम्ब्री, इनफंडिबुलम, यही सब इसका डिंबवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब का नाम होता है। अब गर्भाशय के बारे में देखा जाएगा कि प्रत्येक मादा में केवल एक गर्भाशय होता है, इसे बच्चादानी भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी नाशपाती के आकार के जैसा होता है। यह श्रोणि भित्ति से स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है, और गर्भाशय पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलती है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली पेशी स्तर की बनी होती है, जिसे गर्भाशय पेशी स्तर, आंतरिक ग्रंथिल को गर्भाशय अंतः स्तर कहते हैं। यानी 3 स्तर का गर्भाशय बना रहता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, यानी परिगर्भाशय और मध्य गर्भाशय और अंतः गर्भाशय बोला जाता है। चलिए अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग को देखा जाएगा कि नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाया जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है बाह्य जननेंद्रिय, यानी स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जघन शैल यानी बृहद भगोष्ठ आदि होते हैं। जघन शैल वसामय ऊतकों से बनी एक गद्दी सी होती है, जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। बृहद भगोष्ठ ऊतकों का मांसल वलन रहते हैं, और यह बृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। भगसेप एक छोटी सी उंगली जैसी संरचना होती है, जो मूत्र द्वार के ऊपर 2 बृहद भगोष्ठ के ऊपर मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। मादा में मैथुनांग, रजस्राव एवं जन्मनाल के रूप में एक लचीली पेशीय रचना होती है, जिसे योनि कहते हैं। ऐसे आप लोग को इसका हेडिंग बना करके लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग को देखते हैं। थोड़ा फास्ट पढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम कल ही है, 3 मार्च कल ही है, तो आप सभी लोग थोड़ा फास्ट ही देखिएगा, क्योंकि समझाने का ज़्यादा टाइम नहीं है।
क्योंकि अब स्तन ग्रंथियों के बारे में देखा जाएगा, स्तन ग्रंथियां पूछ रहा था, तो इसके बारे में देखिएगा कि कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का विलक्षण है। स्तन ग्रंथियां युग्म संरचना जिनमें ग्रंथिल और विभिन्न मात्रा में वसा होती है, यानी लिपिड होता है, फैट होता है। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तनपालियों में विभक्त होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होता है जिन्हें कूपिका कहते हैं। कूपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव केवल प्रसव के बाद ही होता है। यह अग्रपीयूष द्वारा स्रावित प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा उद्दीपित होता है और पश्चपीयूष से स्रावित एक अन्य हार्मोन ऑक्सीटोसिन दुग्ध को स्तन से बाहर निकालने के लिए उद्दीपित करता है। यानी जो देखिएगा, जो दूध को बाहर रिलीज करने के लिए उत्तेजित करता है, ऑक्सीटोसिन होता है। ये आप लोग का 5वां प्रश्न कंप्लीट हो गया और आप लोग के अब 6वां प्रश्न देखा जाएगा, क्योंकि अब टोटल 5 प्रश्न और बचा है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा और वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को कल ही लिखना है। तो आप लोग ताजा ताजा देखिए और जा करके ताजा ही लिखिएगा। तो अब प्रश्न 6 को देखा जाएगा कि चिकित्सीय सगर्भता समापन पर टिप्पणी लिखिए, यानी एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बताना, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ये आप लोग को टिप्पणी यानी 3 से 5 नंबर के बीच में आता है। तो आप लोग इसे अच्छा से लिख करके याद कर लीजिएगा। और इसे याद नहीं करना है, कहानी है जैसे बता रहा हूं मैं, सुनिए कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन एमटीपी कहते हैं। यानी जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ से पहले ही प्रेग्नेंट करना या जो भी है, चिकित्सीय सगर्भता नहीं है उसका फिर समापन करवाना प्रेगनेंसी को, वही सगर्भता का चिकित्सीय समापन कहलाता है, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। भारत सरकार ने इसे दुरुपयोग को रोकने की शर्तों के साथ 1971 में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या, यानी एक गैर कानूनी है जो मादा की भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के निश्चित तौर पर इसका उपयोग अनचाही सगर्भताओं से मुक्त पाना है, फिर चाहे वे लापरवाही से किए गए हो या असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने से या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो। यानी किसी भी एंगल से, यानी शादी से पहले प्रेगनेंसी यानी प्रेग्नेंट की बारे में इसमें बताया गया है। तो आप लोग अच्छा से सुन करके और इसे लिख दीजिएगा यदि आएगा एमटीपी के बारे में, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। तो चलिए 6वां क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब 4 क्वेश्चन शेष बचा है तो उसको देख लिया जाए। तो प्रश्न संख्या 7 को देखा जाएगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। सप्रभाविता, सप्रभाविता क्या है, बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट टाइम यानी वेरी मोस्ट टाइम, इसका कोई लिमिट ही नहीं। आप लोग को देखिएगा 2025 के बोर्ड एग्जाम में जो दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछेगा यहीं से पूछेगा, इसी वीडियो से ही पूछेगा। अपूर्ण प्रभाविता के बारे में बताना है। तो चलिए सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता के बारे में देख लिया जाए, इसका आंसर कैसे लिखना है। तो सप्रभाविता यानी जब किसी कारक या जीन, देखिए एक कारक होता है एक जीन होता है, जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या प्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं। यानी जैसे एक कोई बॉक्स और इसमें ए भी डाला गया और बी भी डाला गया है, तो ऐसा नहीं है कि अपना ही लक्षण केवल ए ही दिखा रहा है, बी नहीं दिखा पा रहा है, ऐसे नहीं। यानी दोनों समान भाव से अपना प्रभाव डालते हैं और अपने समान भाव से अपने लक्षण को प्रदर्शित करते, इसे ही सप्रभाविता कहते हैं। जैसे उदाहरण में मनुष्य में 3 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं एबीओ, जिनका निर्धारण विभिन्न प्रकार की लाल रुधिर कड़ी कोशिकाएं करती हैं। इन रुधिर वर्गों का नियंत्रण कैपिटल आई जीन करता है, जिसके 3 युग्म विकल्पी होते हैं, आई ए और आई बी, साथ साथ उपस्थित होने पर सप्रभावी होते हैं। तो इसका ए और बी यहाँ पे आ जाएगा, नहीं ब्लड ग्रुप ए बी रुधिर वर्ग बनाते हैं। ऐसे आप लोग को इसका आंसर लिखना है। तो चलिए सप्रभाविता हो गया, अब अपूर्ण प्रभाविता के बारे में भी लिख लिया जाए। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डाला जाएगा अपूर्ण प्रभाविता, यानी विपर्यासी लक्षणों। अपूर्ण का मतलब क्या हो गया, अपूर्ण, यानी पूर्ण नहीं अपूर्ण, यानी विपर्यासी लक्षणों की युग्म में एक लक्षण दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है, बस यही घटना अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। इसमें क्या याद करना है, बस 1-2 लाइन याद कीजिएगा और इसमें उदाहरण याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है मिराबिलिस जलापा और गुलाबास के पौधे। मिराबिलिस जलापा या लाल पुष्प और सफेद पुष्प या गुलाबास के पौधे के मध्य संकरण कराने पर जो यौन पीढ़ी होता है, वे सभी फूल
लाल या सफेद न होकर गुलाबी रंग के होते हैं। अपूर्ण प्रभाविता में इसमें देखिएगा कि लाल पुष्प और सफेद पुष्प को जब संकरण कराया गया तो उसमें जो रिजल्ट आया वो गुलाबी रंग का आया। यही अपूर्ण प्रभाविता है। और F2 पीढ़ी में एक लाल और दूसरा गुलाबी और फर्स्ट सफेद पुष्प यानी 1:2:1 युक्त पौधे प्राप्त होते हैं। तो इसमें कुछ समझना नहीं है, बस इतना देखिएगा। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब यही होता है कि लाल और सफेद को मिलाया गया, क्रॉस करवाया गया, तो इसमें गुलाबी रंग का पौधा प्राप्त हुआ। और इसका एग्जाम्पल 1-2 याद कर लीजिएगा, मिराबिलिस, जलापा और गुलाबास के पौधे। बस ये आप लोग के 7 प्रश्न खत्म हो गया। और 8वें प्रश्न को अब देखा जाएगा, जो ये भी यानी वेरी मोस्ट IMP करके ये भी क्वेश्चंस है। तो चलिए प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं कि DNA RNA में अंतर बताना है। DNA और RNA में RNA DNA शर्करा में क्या अंतर होता है या रासायनिक अंतरों का उल्लेख कीजिए। यानी DNA RNA के बारे में बताना है। तो इधर डाल लीजिएगा हेडिंग DNA और इधर RNA। फर्स्ट को देखा जाएगा कि DNA में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और RNA में राइबोस शर्करा होती है। DNA में थायमिन नाइट्रोजन बेस होता है और RNA में यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन नहीं पाया जाता है। और DNA अणु 2 लंबे कुंडली तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है। इसमें केवल एक ही सूत्र का बना होता है। यह आनुवंशिक पदार्थ होता है DNA, और कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर RNA के द्वारा नियंत्रित करता है। और RNA आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है, ये कुछ विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ होता है। चलिए 1-2 और देख लिया जाए इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 1-2 देखा जाएगा कि यह केवल केंद्रक के क्रोमैटिन सूत्रों में होता है, और यह केंद्रक में, केंद्रकी द्रव्य में, केंद्रिका में और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है RNA। और यह द्विगुणन के द्वारा अपने समान नए अणु उत्पन्न करता है। और द्विगुणन का एक गुण नहीं, इसमें द्विगुणन गुण नहीं पाया जाता, और इसका निर्माण DNA अणुओं के लिप्यंतरण से होता है। ये आप लोग का 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और 9वें क्वेश्चन की ओर अब देखा जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 9वां क्वेश्चन को अब देख लिया जाए। 9वें को प्रश्न संख्या 9 यानी उत्परिवर्तन पर टिप्पणी लिखिए। उत्परिवर्तन किसने दिया था? ह्यूगो डी वेरेज ने। यानी ह्यूगो डी वेरेज के उत्परिवर्तन सिद्धांत को समझाइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग हर एक हमारे जो भी 10 क्वेश्चंस बताया गया है, तो आप लोग इसे अच्छे से हर एक क्वेश्चंस को लिख करके याद कीजिएगा। यदि नहीं समय है तो वीडियो को पॉज कर करके देख करके याद कीजिएगा, लेकिन जरूर देखिएगा। उत्परिवर्तन के बारे में बताया जाएगा कि ह्यूगो डी वेरेज हॉलैंड के एक प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्र ने सांध्य प्राइमरोज अर्थात आइनोथेरा लैमार्कियाना नामक पौधे की 2 स्पष्ट किस्में देखी, जिनमें तने की लंबाई, पत्तियों की आकृति, पुष्पों की आकृति एवं रंग में स्पष्ट विभिन्नताएं थी। इन्होंने यह भी देखा कि अन्य पीढ़ियों में कुछ अन्य प्रकार की वंशांगत विभिन्नताएं भी उत्पन्न हुई है। डी विरीज ने इस पौधे की शुद्ध नस्ल की इस प्रकार की 7 जातियां प्राप्त की प्रजातियां, उन्होंने इन्हें प्राथमिक जातियां कहा है। जातीय लक्षणों में होने वाले इन आकस्मिक यानी उत्परिवर्तन का मतलब होता है कि आकस्मिक यानी ऑटोमेटिक बदलाव यानी चेंज हो जाना। वंशांगत परिवर्तनों को डी वेरेज ने उत्परिवर्तन कहा, यानी आकस्मिक वंशांगत परिवर्तन हो गया। और सन 1901 ईस्वी में उन्होंने इस संबंध में एक उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि नई जीव जातियों का विकास लक्षणों में छोटी छोटी व अस्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा न होकर एक ही बार में स्पष्ट एवं वंशांगत आकस्मिक परिवर्तनों अर्थात उत्परिवर्तनों के द्वारा होता है। इन्होंने बताया है कि प्राकृतिक चयन द्वारा न होकर एक ही बार में स्पष्ट एवं वंशांगत यानी आकस्मिक यानी नेचुरल, आकस्मिक यानी ऑटोमेटिक परिवर्तन आ जाना उत्परिवर्तन कहलाता है। तो आप लोग का 9वां क्वेश्चन कंप्लीट होगा। लास्ट क्वेश्चन 10वें नंबर के क्वेश्चंस को देखा जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ भी है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए अब 10वें प्रश्न को देखा जाए। संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों से आप क्या समझते हैं? देख लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोग के 2000 से लेकर के 24 तक हर ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग वहाँ से जरूर देखिएगा, मॉडल पेपर उठा करके।
और इसमें कैंसर के भी बारे में देखा जाएगा और निमोनिया के बारे में देखा जाएगा और राइनो वायरस के भी बारे में देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग संक्रामक रोग के बारे में देखा जाएगा, फिर जाकर के सेकंड नंबर पे असंक्रामक रोग के बारे में देखा जाएगा और ये आप लोग को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का पूछा जाता है। तो संक्रामक रोग क्या होता है, यानी वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो सकते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन पे निमोनिया के बारे में देखा जाएगा, फिर उसके बाद से राइनो वायरस के बारे में देखा जाएगा। तो निमोनिया के बारे में सबसे पहले देख लिया जाए, यानी कारक। यह रोग मुख्यतः शिशुओं व वृद्ध जनों में होता है, परंतु अन्य उम्र के लोगों में भी हो सकता है। फेफड़ों में होने वाला ये संक्रामक रोग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई व हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु से होता है। आप लोग को जीवाणु के नाम बस याद कर लीजिएगा। और इसका लक्षण क्या क्या है, दो लक्षण कम में लिखिएगा कि रोगी को श्वास लेने में बाधा उत्पन्न होती है और रोगी को तीव्र सर्दी लगती है। और इसके रोकथाम के उपाय क्या है, तो संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। रोगी के द्वारा प्रयोग किए गए हर एक चीज को दूसरा आदमी प्रयोग नहीं करना चाहिए। बस चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। तो ऐसे आप लोग लिखिएगा। तो दूसरे डिजीज के बारे में देखा जाएगा जिसे राइनो वायरस यानी जुखाम बोला जाता है, सामान्य ठंडक। ये कारक क्या है, तो अति संक्रामक रोग पीको वायरस समूह के राइनो विषाणु द्वारा होता है। यह विषाणु जल की कणिकाओं द्वारा नाक के स्राव से एक दूसरे में फैलता है। इसका लक्षण क्या है, तो आंखों तथा नाक से पानी आना, खांसी तथा बुखार आना। और इसके रोकथाम के उपाय क्या क्या है, तो इस रोग से बचाव हेतु संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। रोगी को खांसते या छींकते समय रुमाल से मुंह ढक लेना चाहिए। ये आप लोग का हो गया संक्रामक रोग। अब देखा जाएगा असंक्रामक रोग के बारे में, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असंक्रामक रोग के बारे में देखा जाएगा कि वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होते हैं, असंक्रामक रोग कहते हैं। ये जिसमें हुआ रहेगा उसी को ही बस होगा। जैसे एलर्जी, यानी हम में से कुछ लोग पर्यावरण में मौजूद कुछ कणों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इनके संपर्क में आने से ही हमारे शरीर में प्रतिक्रिया स्वरूप खुजली आदि प्रारंभ हो जाती है, यही एलर्जी होता है। धूल कण जैसे भी संपर्क में आता है तो एलर्जी हो जाती, खुजली वगैरह, उसी को एलर्जी बोला जाता है। और इसका लक्षण देख लिया जाएगा कि हमारे शरीर पर लाल दाने चकत्ते पड़ जाना या शरीर में खुजली होना। इसके रोकथाम के उपाय क्या है, तो हमें नए स्थान पर जाते समय वहाँ की भौगोलिक दशा के अनुरूप तैयारी कर लेनी चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए। तो चलिए ये असंक्रामक रोग में पहला एलर्जी हो गया। और दूसरा कैंसर के बारे में देख लिया जाए। तो कैंसर के बारे में देखा जाएगा और यही लास्ट है और यही लास्ट स्लाइड भी है। 10 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट आप लोग का हो जाएगा कि कारक क्या है, तो सामान्य कोशिकाओं को कैंसरी कोशिका में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले कारक भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकते हैं। एक कारक कैंसर जन कहलाते हैं। लक्षण क्या है, तो कैंसर ग्रस्त रोगी के शरीर में गांठें पड़ जाती हैं जो बढ़ती रहती है। और इसमें ये कम नहीं होता है, ट्यूमर वगैरह हो जाता है तो ये बढ़ता ही रहता है। जैसे जो कोशिकाएं वृद्धि होती है ऐसे इसका कोशिकाएं वृद्धि होती है। और इसके रोकथाम के उपाय क्या है, तो कैंसरों के उपचार के लिए शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षा चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। आजकल तो कीमोथेरेपी का प्रचलन बढ़ गया है क्योंकि इससे रोग के समाप्त होने की संभावना अधिक होती है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जो 10 क्वेश्चंस बताया गया इस वीडियो में, इसे बार बार देख करके और याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के 2025 के एग्जाम में जो 5 नंबर का क्वेश्चन यानी 2 से लेकर के 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो हम टोटल 3 वीडियो बायोलॉजी का बताया जा चुका है। 3 या 4 वीडियो इसको लेकर के हो जाएगा, जो आप लोग के संपूर्ण बायोलॉजी का जो भी क्वेश्चंस आएगा इसी चैनल और इसी वीडियो के माध्यम से ही आएगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।